Hello everyone, in this video we are going to solve some questions on if else control statement. मैंने आपको पिछले वीडियो में if else control statement की थ्योरी बताई थी, ओके? और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल बताए थे सिंटेक्स के साथ. बट if else control statement जो है ना वो टॉपिक, वो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है. यू कैन से कि थोड़ा सी में एडवांस टॉपिक में आता है. ऑल्दो इसके क्वेश्चंस बेसिक से ही शुरू होंगे, लेकिन इसके क्वेश्चन बेसिक वाले क्वेश्चन भी एटलीस्ट प्रैक्टिस करने पे आते हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी वहाँ पे आ जाएगी जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने इसमें ये डाला था, इसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, तो ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा. ठीक है, तो एक मैंने छोटा सा सिनेरियो आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि दो स्टेटमेंट थी, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो रही थी. ठीक है, लेकिन मेरा जो पहला स्टेटमेंट था वही प्रिंट हुआ, दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ. आई थिंक मैंने बताया था आपको, उससे यहाँ पे बताया था. ठीक, यहाँ बताया था मैंने कि अगर वो एक इवन नंबर है तो नंबर प्रिंट कर दो. फिर मैंने 12 लेकर देखा था, ऑल्दो ये भी स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रहा था उसको, बट उसने इसको प्रिंट किया था. क्यों? क्योंकि यहीं से उसको आ गया कि हाँ ये मेरा ट्रू हो गया था, बस अब मैं इसको प्रिंट करके बाहर आ जाता हूँ. तो ठीक है, मैं आपको इस बार क्वेश्चंस करवाऊंगी. तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ. मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस ले रखे हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं करवाऊंगी. ओके, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे आपको चेक करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं. ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, उस पहले ये बताती हूँ. कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे लाई कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, एक मेरी लाइन है कार्टेशियन प्लेन में, और उस लाइन पे मेरे कुछ जैसे एक्स वाई करके एक पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट x1 y1, तीसरा पॉइंट x2 y2. तो ये तीनों पॉइंट्स मेरे सेम लाइन पे लाई करने चाहिए. तो अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो मैं तो सिंपल एक ये भी लॉजिक लग सकता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो 0 होगा. ठीक है, अगर 0 नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है. लेकिन क्या होगा, लेकिन अगर हमारा जो कुछ पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए जहाँ पे मुझे 4 से 5 पॉइंट्स दे रखे हो, क्योंकि 2 पॉइंट का निकाल सकते हो आप 1 पॉइंट का भी निकाल सकते हो, दूसरों को 0 0 ले लेना, सीधी सी बात है. लेकिन अगर ज़्यादा पॉइंट्स आ गए तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हम एक नया लॉजिक फाइंड करेंगे जो कि लॉजिकली करेक्ट भी है, कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है और उसी पे वो सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं. ठीक है, समझिए मेरी बात को. तो जो उनके स्लोप होगा, जो उनके स्लोप की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी. ठीक है, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए इस चीज को. आपने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा होगा ये चीज कि कुछ एक लाइन है. सपोज ये मेरी लाइन है. ठीक है, मुझे लग रहा है इसको थोड़ा बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक मिनट प्लान पेज है. देखो, ये लाइन है मेरी. अब यहाँ पे ये जो लाइन है, आप इसको एक पॉइंट मानिएगा. ओके, इसको दूसरा पॉइंट मानिएगा. ठीक है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1. तो ये जो है उसका स्लोप सेम ही हुआ ना. स्लोप का मतलब क्या होता है? कितना वो एंगल एक्सटेंड कर रहा है x एक्सिस से, या फिर अगर y के रिस्पेक्ट में निकालिएगा तो y एक्सिस से. दैट इज स्लोप. सबने पढ़ा हुआ स्ट्रेट लाइंस में, उसको m या फिर n से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो आई थिंक सबने पढ़ा होगा. बट जिसको नहीं पता चल रहा, मैंने ये उसके लिए बताया. ओके, ठीक है, तो उसको हम अभी एक कोड के थ्रू उसको जानेंगे. VS कोड में मैंने practice.c से फाइल बनाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वीडियो इज फॉर प्रैक्टिस. तो मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. ठीक है,
जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है ना, उसके अंदर ऑपरेटर्स मैंने करवाए थे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर, उसको भी यूज करते हैं। उसकी खासियत है कंडीशनल स्टेटमेंट की कि वो उनको भी यूज कराता है। तो एक तरह से प्रैक्टिस हो जाती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की भी और इफ एल्स की भी। मैंने जब आपको लॉजिकल ऑपरेटर कराया था, मैंने ये बात तब भी बताई थी, शायद बताई थी कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है हमारी, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर बहुत यूज किया जाता है। ठीक, तो चलो, मुझे पहले यूजर से पॉइंट लेने पड़ेंगे। कितने पॉइंट्स लेने पड़ेंगे? मैं चाहती हूँ कि मेरे 3 पॉइंट्स हो, मैं 3 पॉइंट्स के लिए निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं 3 पॉइंट लूंगी यूजर से। अब पॉइंट मैं ऐसे लूंगी कि एक पॉइंट होगा मेरा x1 y1, ठीक है, x1 y1 होगा, x1 y1। जो मेरा दूसरा होगा पॉइंट होगा मेरा x2 y2, ठीक है। और जो तीसरा होगा मेरा वो x3 y3 होगा। यानी ये कितने, ये क्या समझ रहे हो, ये अलग पॉइंट है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। दीज आर 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट के हमेशा 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। मैंने ये यूजर से लिया है, तो उसके लिए मुझे printf यूज करके यूजर से पॉइंट लेने पड़ेंगे। एंटर फर्स्ट या फिर एंटर 1 पॉइंट, कुछ भी वर्डिंग तो आप कुछ भी दे सकते हो ना, कि हाँ जो आपको समझ में आए और दूसरों को समझ में आए। अब इस पहला पॉइंट मैंने एंटर लिया, अब उसको मैं स्टोर करूंगी, वो मेरा स्टोर कर देगा। वेरिएबल उसके लिए डिक्लेयर कर लेती हूँ मैं, इंट x1, इंट मैं फ्लोट ले लेती हूँ क्योंकि पॉइंट तो फ्लोट में भी हो सकता है। फ्लोट x1, y1, ठीक है जी, ठीक है। हमने इसको स्टोर किया यहाँ पे। अब scanf फंक्शन उसको रीड कर देगा, %x1, %y1, ठीक है। मैंने पहला पॉइंट ले लिया, अब मैं दूसरा पॉइंट लूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी कर देती हूँ। सॉरी, इसको मैंने हटाएंगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख देती हूँ कि ऑब्वियसली मेरा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, और इसको मैं दे देती हूँ x2 y2। देखो ये तो एक जस्ट लॉजिक बिल्डिंग है कि पहले पॉइंट्स एंटर किए, x2, y2। मुझे एक और पॉइंट चाहिए x3, y3, तो मैं ये भी लिख देती हूँ x3, y3, ठीक है। अब सेम चीज जो थर्ड पॉइंट के लिए, x3 एंड सेकेंड इज y3। ये देखो, यहाँ तक रन करके देखती हूँ पहले कोई एरर तो नहीं आ रहा, क्योंकि बाद में बहुत दुख होता है यार जब एरर आ जाता है एकदम से। एंटर फर्स्ट पॉइंट, ओके गुड, 4,6, सेकेंड पॉइंट 2 and 3, थर्ड पॉइंट 1 and 2, ओके। ये मैंने पॉइंट्स एंटर करा दिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखा है तो पहले फॉर्मूला में मैं m और n यूज करने वाली हूँ, तो मुझे उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब उसको फ्लोट में ही आएंगे, उसको आप इंटीजर में करोगे तो वो हर चीज के लिए आपको चूज होना पड़ेगा कि हाँ वैल्यू इंटीजर में आएगी, तो उसको n और m जो मैं स्लोप लूंगी ना अभी यूज करूंगी, वो फ्लोट में लेना पड़ेगा, क्योंकि
जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना हमारा, किसी को अगर याद है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे फॉर्मूला करके होता है। तो मैं स्लोप लूंगी, मैं क्या कर रही हूँ कि पहले मैं इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकाल रही हूँ, ओके, उसके बाद मैं इन दो पॉइंट्स का स्लोप निकालूंगी, ठीक है। और अगर n और m इक्वल हुए, मतलब इन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप बराबर हुआ, तो पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेगा, है ना। अगर इसका और इसका स्लोप इसके बराबर हुआ, x1 y1 और x2 y2 का स्लोप x2 y2 और x3 y3 के स्लोप के बराबर हुआ, तो दैट मीन्स ये तीनों लाइन पॉइंट्स है ना हमारे, वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकता है, स्लैंट हो सकता है, क्या पता वो स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई कर रहे हो, क्या पता y एक्सिस के पैरेलल हो लाइन, स्लैंटिंग हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता, हम वैल्यूज डालेंगे, रैंडम वैल्यूज डालेंगे, कोई उसमें वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट x2 माइनस x1, दिस इज फॉर्मूला। और n का फॉर्मूला क्या आएगा सिमिलरली, n इज इक्वल्स टू y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस, सॉरी ब्रैकेट में लिखिएगा इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप सेफ होने के लिए ब्रैकेट में लिखा कीजिए चीजें। बोर्ड मार्क्स पढ़ते हैं ना, तो सेफ होने के लिए वहां पे भी ब्रैकेट में डालते हैं चीजों को, ठीक है। सॉरी, ये हमारा आपको पता है सेमीकोलन जो ये है वो हमारा टर्मिनेशन होता है किसी भी लाइन का, मतलब वो लाइन खत्म है, तो वो बहुत जरूरी है डालना। अब यहाँ से हमारा लॉजिक शुरू हो रहा है जो मैंने कल पढ़ा था उसका। इफ m इज इक्वल टू n, अगर जो मैंने बताया वो मैं करके दिखा रही हूँ, तो printf द लाइन इज कोलिनियर ऑफ, ये भी लिख सकते हो, द पॉइंट्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ओके। एल्स, अब इसके जब दो ही कंडीशन बनेंगे, इसके अब एल्स इफ वाला नहीं बन सकता, ठीक है। एल्स printf the points do not lie on same line, ठीक है। ये हमारा बन गया कोड। अब इसको रन कराते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिखे। Enter your first point. Let's say 1,2. Sorry, ये 12 हुआ, ये pause। Enter second point 5, 6. Enter third point 9, 0. The points do not lie on the same line. आप इसको चेक कर लीजिए चाहे। Obviously अगर आप इसको देखेंगे भी ना, देख के पता चल रहा है कि वो सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो एक सबको पता होगा जीरो, और जो जीरो की जो चीजें होती है, लेट्स सपोज कि मैं तीनों में ओरिजिन डाल देती हूँ, ऑब्वियसली ओरिजिन तो लाई करेगा ही सेम, ठीक है। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, समझ रहे हो। लेट्स सपोज मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ कि मेरी जो पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ठीक है, या फिर x एक्सिस पे लाई करे, तो मैं क्या कर दूंगी, x को 0 रख दूंगी, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि 6,0 डाल देते हो एक, और एक 7,0, सॉरी 0। द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये देखो
आप इनको चेक कर लो चाहे, या तो अगर किसी का माइंड शार्प है तो एकदम से देख के बता देगा कि हाँ ये तो सही रिजल्ट दे। अगर आप अच्छा शार्प माइंड का वो कहने का मतलब नहीं है कि कैलकुलेशन किसी की अगर शार्प है, उसका मेरा मतलब ये है, ठीक है। शार्प माइंड की उससे रिलेटेड नहीं, कोई आपकी इंटेलिजेंस नहीं यहाँ पे पता हो रही, कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं कह रही हूँ। कई लोगों की कैलकुलेशन फास्ट होती है उसके बेसिस पे, या फिर कई लोग देख के बता देते हैं, ठीक है। तो मैथ्स अच्छी होती है कुछ लोगों की ऊपर। तो ये मेरा एक क्वेश्चन हो चुका, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, सॉरी। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करूँगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन बाय इनपुट, देन राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर सेलर हैज मेड प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। समझ में आ रहा है सिचुएशन कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, वो इनपुट है, मतलब वो मैं वैल्यूज डालूंगी, उसके लिए मांगूंगी। तो एक प्रोग्राम बनाओ जिसपे पता चले कि सेलर को प्रॉफिट हुआ या लॉस। सिंपल, वेरी सिंपल लॉजिक, यही लगाना है कि आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस डालना है, और आपको पता है कि लॉस कब होता है, जब हमारा क्या ज़्यादा होता है, सेलिंग प्राइस जो है वो कम होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस में हमने खरीदा वो ज़्यादा हुआ जिस प्राइस में हमने बेचा उससे। ऑब्वियसली मैं अगर कोई चीज़ 5 रुपीज़ की खरीदती हूँ लेकिन मैं उसको बेचती है 3 रुपीज़ की, तो मुझे लॉस हुआ। और प्रॉफिट तब होगा जब मैं वही चीज़ 5 रुपीज़ की खरीद के 10 रुपीज़ या फिर 7 रुपीज़ की बेच रही हूँ, तो मेरा प्रॉफिट हुआ। ये सिंपल सा जो फॉर्मूला है और इसका लॉजिक जो भी है वो हम VS कोड में जाके देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है कोड में। तो इसको भी मैं इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हेडर फाइल डालेंगे। ठीक है, अब आपको पहले यूजर से इनपुट लेना है एज अ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के फॉर्म में। तो पहले उसको डिक्लेयर कर देते हैं, फ्लोट में डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि आपको क्या कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो या सेलिंग प्राइस की क्या हो। फ्लोट CP and SP मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ऑलराइट। देन आपको अब वैल्यूज देनी है। Enter the values of cost, price and selling price. Alright, मैंने वैल्यूज मांगी, यूजिंग कैरेक्टर, डन। अब उस वैल्यू को रीड करना है मुझे, जो वैल्यू देगा उसको रीड करना है। तो स्कैनफ उसके लिए %f ठीक है। अब फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, प्रॉफिट और लॉस भी डिक्लेयर कर देती हूँ। L stands for loss, P stands for profit। सीधी सी बात है, जो वर्ड का पहला लेटर है मैं उससे उसको डिनोट कर रही हूँ। अब हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आएगा। इफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो जो भी 0 से ज़्यादा है, ओके, तो क्या आएगा, सेलर हैज मेड प्रॉफिट ऑफ रुपीज समथिंग। ओके, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ प्रॉफिट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सेलिंग प्राइस माइनस CP, यानी ये वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर मैंने ये चीज़ डाल दी और ऊपर से मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो कम हुआ कॉस्ट प्राइस से, तो वो 0 से वैल्यू कम दिखाएगी, या फिर सेम हुआ तो ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट, ठीक है। तो वो मैं इसीलिए 0 से वैल्यू, आप ये भी कर सकते हो SP इज ग्रेटर देन CP, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0,
प्रिंट एफ, क्या हुआ? कौन था? सेलर था। सेलर हैज प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया उसमें। और दूसरा केस क्या था? दूसरा केस क्या है कि अगर ये तो वैल्यू ठीक है, प्रॉफिट हो गया उसको, और अगर लॉस इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा? उसे लॉस हो जाएगा। सेलर को लॉस मिला, ठीक है। और अगर मतलब प्रॉफिट 0 है, लॉस भी 0 है, मतलब अगर एसपी और सीपी की वैल्यू सेम है, तो उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं। एल्स नो लॉस नो प्रॉफिट, ठीक है। सब कुछ सही है, रन करते हैं। क्लियर कर दो मैं, क्योंकि फिर दिखाई नहीं देगा। एंटर द वैल्यूज ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। चलो 56 एंड 77। सेलर हैज प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। अच्छा, अब ये बताओ कि इसने नो लॉस और नो प्रॉफिट क्यों किया? मुझे तो बस यही चीज चाहिए थी। चीजें समझ रहे हो? ये मेरी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 56 और ये मेरी 77 किसकी वैल्यू है? हाँ, ये मेरी 77 सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। तो मुझे तो बस ये चाहिए था। तो इसने ये एल्स वाला स्टेटमेंट क्यों प्रिंट कर दिया? क्या एल्स वाला स्टेटमेंट ट्रू है? देखो यहाँ पे ये हुआ कि इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हुई और इसको प्रॉफिट हुआ, और ये भी कंडीशन प्रिंट हो गया। ये चीज कब प्रिंट होती है? जब ये चीजें फॉल्स होती है, तब ये यहाँ पे आता है। लेकिन ये ट्रू था, फिर भी इसने ये प्रिंट कर दिया। क्यों? यही मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी आपको जो चीज चाहिए होती है वो भी प्रिंट होती है, और जो चीज नहीं चाहिए, अननेसेसरी चीज है, ये मुझे नहीं चाहिए था, नो लॉस नो प्रॉफिट, ये भी प्रिंट हो गया। पता है क्यों हुआ? ये देखा इसने कंडीशन, ये ट्रू हुआ। यहाँ से ये इसके पास नहीं गया, यहाँ से सीधा ये यहाँ आ गया और इसने ये चीज प्रिंट कर दी। एल्स वाला मैंने आपको बताया था, एल्स वाला जरूरी है कि आप डाल सकते हो, नहीं भी जरूरी कि आप डाल भी नहीं सकते, ठीक है। तो एल्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती इतनी ज्यादा, ठीक है। इसलिए आपको बता रही थी कि इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको सबसे ज्यादा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल देती हूँ इफ डाल दूँ, तो मैं इसको हटा भी दूँ, इफ डाल के देखती हूँ, इफ डाल इफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 0। अब देखना, अब एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। अब ये वाला स्टेटमेंट जो नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ये प्रिंट नहीं होगा। इसको ऊपर करती हूँ। एंटर द वैल्यूज 56, सेम वैल्यूज डालूंगी 77। सेलर हैज प्रॉफिट। तो एल्स वाले स्टेटमेंट में वो कोई कंडीशन होता ही नहीं है कि वो चेक करे, तो वो तो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा ही। इसलिए जब आप एल्स यूज करते हैं ना, तो आपको बहुत सावधानी से यूज करना होगा। यार मेरी कोई कंडीशन है, फालतू में तो नहीं मेरे कोई प्रिंट हो जाएगा। और एल्स अननेसेसरी होता है यूज करना मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा है। एल्स वाले को थोड़ा मिनिमम ही यूज करते हैं, तब यूज करते हैं जब मुझे पता है कि मेरे सारे स्टेटमेंट फॉल्स होंगे, ठीक है। ऑलराइट, दूसरी वैल्यूज लेकर देखें, दूसरी वैल्यूज लेकर देखते हैं। सेकेंड मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, क्लियर लिखना था।
दूसरी वैल्यूज लेकर देखते हैं जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट आएगा। दोनों को मैं 56 लिखती हूँ। अब आए ना नो लॉस नो प्रॉफिट। ओके, तो ये एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रही थी कि चीज़ों को ऐसे बिल्डअप करना है, और वो एल्स वाला मैंने डाला ताकि आपको पता चले कि क्यों ये वीडियो बनाई है मैंने। आप तो लिख देते एल्स, या तो प्रॉफिट ये P इज ग्रेटर देन 0, L ग्रेटर देन 0, ये दोनों तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, नहीं तो ये कंडीशन प्रिंट कर दोगी। बट जब वो कंडीशन एक ट्रू हो गई तो मेरी एल्स भी अपने आप प्रिंट हो गई। यही बता रही थी कि जो एल्स है उसके पास कोई कंडीशन नहीं है, एल्स के पास कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करेगा ही करेगा। वो तो प्रिंट होगा ही अगर आपने एल्स में एल्स स्टेटमेंट डाली है तो। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चंस करा रही हूँ और समझा भी रही हूँ साथ साथ। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एनी ईयर इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड, देन राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट। आपको ये दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, एजेस ऑफ राम गीता वाले, ठीक है। और गिवन x5 पॉइंट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड इफ इट लाइज ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक है, समझा दूंगी मैं आपको। और ये भी सिंपल है, इसको भी समझा दूंगी, करेंगे आप खुद। मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी। एनी ईयर इज इनपुट थ्रू कीबोर्ड, देन राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ईयर इज लीप ईयर और नॉट। सिंपल, लीप ईयर की कंडीशन सबको पता होती है। अगर वो लीप ईयर है तो क्या होगा, लीप ईयर का क्या होता है लॉजिक, 4 से डिविजिबल। कोई ईयर एंटर किया वो 4 से डिविजिबल होगा, मतलब उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 होगा। तो इसको मैं कमेंट आउट कर दूं। ठीक है, ये क्या होगा इससे? ओके, ठीक है, वो कमेंट आउट करने की जगह मैंने उसको बैक स्पेस कर दिया। कोई नहीं, मैं आपको इनके कोड दे दूंगी। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है लीप ईयर वाला। तो लीप ईयर की क्या कंडीशन होती है कि आपका ईयर अगर लीप ईयर है तो क्या करेगा, वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 2016 लीप ईयर है तो 4 से डिविजिबल है, तो उसके बारे में लिखेंगे। तो पहले यूजर से ईयर को ही ले लो, एंटर एनी ईयर, ठीक है, उसको स्टोर कर लिया। %d, अब ईयर में मैं इन फ्लोट ले नहीं सकती, इंटीजर होगा ऑब्वियसली, तो %d लूंगी मैं। y के नाम से वेरिएबल कर देती हूँ और इसको डिक्लेयर कर देती हूँ int y, ठीक है। इफ का यूज करें हम, या उसको भी किसी चीज़ में स्टोर कर देंगे। लेट्स सपोज उसको मैं एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देती हूँ। रिजल्ट इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 4, सॉरी मॉड्यूलस ऑपरेटर। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप सीधा ऐसे क्यों करना चाहते हैं, इफ में यूज कीजिए चीज़ों को। इफ अगर जो साल एंटर किया यानी y, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के 4 से इसको जो हमारा रिमाइंडर फाइंड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो 0 के बराबर आया तो क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है।
एक सेकंड, एक एक्स्ट्रा इक्वल टू लगता है, तो प्रिंट कर दो मेरा यस यू एंटर्ड a year which was leap year, which is leap year. ओके, तो आपने लीप ईयर ही एंटर किया, गुड। या तो और क्या कर सकता है, इफ, और अगर नहीं हुआ तो इफ y modulus operator 4 is not equal to 0, then print this year is not a leap year. ओके, ठीक है, सारी चीजें सही है, कोई एरर तो नहीं दिख रहा। चलो अब इसको रन करते हैं। कोई भी ईयर डालिए, मैं डालती हूँ 2015। दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, इसने बता दिया मुझे। देख रहे हो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कितने सिंपल सिंपल लॉजिक्स हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया है, ऐसा हम भी फील करते हैं कि हाँ जो हमें पढ़ाता है वो इजी क्वेश्चन कराता है और हमें टफ क्वेश्चन दे देता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, वो भी जस्ट लॉजिक लगाना है, वो सॉल्व करना, कुछ नहीं। और टीचर्स जनरली पता है ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को ये कराया है, तो जो इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि वो आपको समझ में आ जाए। और आपको बड़ा एग्जाम्पल इसलिए देते हैं ताकि आप खुद अपना दिमाग यूज़ करके, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके उस चीज़ को सॉल्व करें। तो नो ऑफेंस, वो कोई ऐसा नहीं होता कि टीचर ने आपके साथ गलत किया, ठीक है, कि आपको बड़े हार्ड क्वेश्चन दे दिए। हम भी करते हैं ऐसे ही, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करता है टीचर। ठीक है, तो दूसरा वैल्यू डालें 2012। ओके, 2012 डालते हैं। yes you entered a year which is a leap year, good। मैं अगर कोई और डालूँ ऐसे ही कोई ईयर दूसरा, डालते तो फिर कुछ ऐसे ये लो, ये डाल दिया जितना बड़ा किया। यू एंटर्ड a year which is a leap year, मतलब इसे पक्का इसको डिवाइड करके देखा होगा। अब इसको 4 से डिवाइड करना, तो इस नंबर को जब वीडियो देख रहे होंगे तब होता है कि नहीं, चेक भी तो करना होता है ना कि हाँ ये सही पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रहा ये एग्जाम। ठीक, तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और 2 क्वेश्चन आप खुद करना प्रैक्टिस। और जो ये करवा रही हूँ ना मैं साथ साथ में, इसको पॉज करके खुद भी देखना। ऐसा नहीं कि हाँ इस करवा दिया तो ठीक है, ये तो बस देख लिया, इसको करना है अपने हाथों से। इसको तो मैंने बस इसलिए करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट यूज कैसे करते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीवन एंड डू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। और हाँ, एक और बात, मैंने टाइप कास्टिंग के लिए भी क्वेश्चंस बनाए हैं, वो मैं उसकी वीडियो है ना टाइप कास्टिंग की, उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आप टाइप कास्टिंग के भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो कर लीजिएगा वहाँ से। मतलब वो क्वेश्चंस लॉजिक शार्प करते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें पहले कोई हाई लेवल या फिर लूप्स वगैरह से पहले ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं हम लोगों को, ताकि आपका जो एक तरीका है ना सोचने का वो सही हो जाए। ठीक है, टेक केयर एवरीवन।